इंसान को हमेशा जमीन पर रहना चाहिए, अदरवाइज उसका खिलाफ भी हो सकता है। आइक बटिस्टा जो ब्राजील का एक बिजनेसमैन होता है, जिसकी 2012 में $34.5 बिलियन इतनी नेटवर्थ होती है। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से दुनिया का 7वां रिचेस्ट आदमी होता है। ऑयल, गोल्ड, नेचुरल गैस इसके माइन के बिजनेस में होता है और EBS ग्रुप का ये मालिक होता है। लग्जरी कार्स, बंगले, पूरी दुनिया भर का जो भी ऐश्वर्य होता है ना, ये इसके पास होता है। इंटरव्यू में ये बोल देता है कि जो ब्राजील का समुद्री तट है, इसमें काफी सारा ऑयल है, इसको ये एक्सट्रैक्ट करेगा और 2015 में दुनिया का टॉप 1 रिचेस्ट आदमी ये बन जाएगा। इसके कारण इसी कंपनी में जो इन्वेस्टर होते हैं वो काफी सारा पैसा लगाना शुरू करते हैं। लेकिन 2013 में एक न्यूज बाहर आती है, जिसके कारण इसके कंपनी के शेयर 90% नीचे गिर जाते हैं और रातों रात ये बैंकरप्ट हो जाता है। दरअसल जहाँ पर ये माइनिंग करता है वहाँ पर इनको कुछ नहीं मिलता। बात यहाँ पर ऐसी होती है कि जहाँ पर ये माइनिंग करते हैं मतलब एकदम सूखा रहता है, मतलब ऑयल छोड़कर यहाँ पर इनको सिर्फ मिट्टी मिलती है। सिर्फ एक गलत हाई रिस्क डिसीजन के कारण उसका जो भी सारा ऐश्वर्य है वो रातों रात खत्म हो जाता है और ये कर्जे में डूब जाता है। बाद में जांच में ये सामने आता है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और इनसाइडर ट्रेडिंग की थी, जिस कारण 2017 में इसको 30 साल की जेल हो जाती है। एक छोटे से डिवाइस का अगर इन्वेंशन नहीं किया जाता तो मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से ना तो आप इस वीडियो को देख पाते और ना मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर पाता। होता कुछ ऐसा है, पहले के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और रेडियोज में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की जाती थी, जिस कारण ये डिवाइसेस काफी बल्कि हो जाती। ये वैक्यूम ट्यूब जल्दी गर्म हो जाती और खराब भी हो जाती। जॉन बार्डन, वॉल्टर ब्रैटन और विलियम शॉकली, इनके माइंड में एक आइडिया है, क्यों ना सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन को इन्वेंट किया जाए जो कॉम्पैक्ट साइज और ड्यूरेबल हो। जर्मनियम मेटल का इस्तेमाल करके 23 दिसंबर 1947 को इन लोगों ने पहला ट्रांजिस्टर बनाया, जो एक पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर था, जो एक कम प्राइस में अफोर्डेबल डिजिटल स्विच बन गया। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी साइज इतनी कॉम्पैक्ट हो गई ओवर द टाइम कि इसको खुले आंखों से देखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 1956 में इन तीनों को इस इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। 2 दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उसके ठीक 2-3 घंटे के बाद सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे रिएक्शंस, कुछ ऐसे पोस्ट वायरल होना शुरू हो जाते हैं, जिसको देखने के बाद ये समझ में आता है कि कितने इनसेंसिटिव है भाई आज के टाइम में लोग सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ लोग यहाँ पर बीजेपी RSS ये एंगल लगाना शुरू कर दिया, कुछ लोग यहाँ पर नथुराम गोडसे की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि ये जो सारी चीजें ये बीजेपी ने खुद करवाई जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनको इलेक्शन जीतना था। इसलिए जब कोई खुद गवर्नमेंट में होगा एंड खुद अगर ऐसी चीजें करेगा तो सारा जो भी ब्लेम है वो उसके ऊपर खुद आएगा। वो ऐसा नहीं करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो अकाउंटेबल है ऐसी सारी चीजों के लिए। कोई अगर ऐसी चीजें होती है तो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो पावर में बैठे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उल्टी सीधी थ्योरी बना दे या उल्टी सीधी चीजें फैला दे जस्ट बिकॉज ऑफ कि किसी को प्रोटेक्ट करना है। मतलब कितने इनसेंसिटिव लोग हैं यार लिटरली। तो इस ट्रेंड के साथ ये जो कंपनी इनकी काफी इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाती है। तो चाइना की कार कंपनी है जिसका नाम है चेरी, इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा स्टंट किया और जो भी लैंड रोवर है इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट भी होगी इस स्टंट के कारण। तो चाइना का एक माउंटेन है जिसका नाम है टाइनमेन माउंटेन, जिसे हेवन गेट भी कहा जाता है। और इसकी खास बात ऐसी है कि इसमें 1000 से ज्यादा सीढ़ियां है और इसका जो भी स्लोप है वो 45 डिग्री एंगल में है। तो लैंड रोवर ने अपने रेंज रोवर हाइब्रिड प्लगइन को लॉन्च करने के लिए एक ऐसा स्टंट किया जो काफी पॉपुलर हुआ। तो इसको कॉपी करते हुए जो चाइना की कंपनी है, तो इन्होंने अपनी फुलविन X3L को इसी पहाड़ पे चढ़ाया। तो होता है कि इनकी जो भी कार होती है ये माउंटेन चढ़ना शुरू करती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनका जो भी बैलेंस होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है और ऑटोमेटिकली ये जो कार होती है ये पीछे आ जाती है और ये ऐसे पीछे आ जाती है कि जस्ट गिरने से बच जाती है पहाड़ से। सोशल मीडिया के ऊपर ये जो वीडियो होता है ना वो काफी वायरल हो जाता है और इसके बाद इनकी जो ब्रांड वैल्यू होती है ना वो काफी गिर जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर इनको इतना बैकलैश झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर इनको ये भी कहा जाता है कि आपने डिजाइन तो कॉपी किया और साथ ही साथ आपने जो स्टंट है ये भी कॉपी करने की कोशिश की, एटलीस्ट कुछ अलग तो कर देते वही। मैं ना ये सब करने कराने में विश्वास नहीं करती कि 2 लाख दे दो ये हवन हो जाएगा सर, फैमिली अच्छी हो जाएगी। 4 लाख दे दो सर, फैमिली, अरे आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। अबे साले पहले अगर तू इतना जानकार होता तो तू आज पंडित क्यों रहता, तू भी राजमहल में रहता ना। बिल्कुल, अरे चोर लोग होते सब यार, बिल्कुल डरा के काम करते हैं। हाँ डराना है और डरने वाले डर भी जाते हैं। साले मेरे सामने आओ ना, डरते हैं बराबर करूंगा। आप उनका हवन कर दोगे स्वाहा सीधा। ओके हो गए भाई हम कूल। पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का यह आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान भाई अगर गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट करने लगेगी कि ये हमारे एजेंट्स है तो भाई सीक्रेट एजेंट का क्या मतलब रहेगा, जासूस का कोई मतलब रहेगा ही नहीं ना। 30 मिलियन यूट्यूब वाला चैनल ऐसे भी बोल सकता है, ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। भाई सब के ट्वीट्स और रिप्लाई कुछ ऐसे है ना जो ये शो करते हैं कि यार ये पार्टी वर्कर है, लेकिन यही बंदा कोई भी अगर बीजेपी को फॉलो करता है उनको ये बोलेगा डायरेक्टली तुम अंधभक्त हो। मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता यार। भाई अगर आप किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो तो करो ना, तो दूसरा भी फॉलो करेगा तभी तो मतलब रहेगा ना डेमोक्रेसी का। ऐसा क्या है कि भाई तुम अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, तुम किसी को फॉलो कर सकते हो एंड अगर कोई फॉलो करे तो भाई तुम उनको अंधभक्त बोल दोगे।
क्योंकि वो तुम्हारे एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। इसलिए आज के टाइम में ये भाई साहब यूट्यूब छोड़कर पार्टी वर्कर बनने में लगे यार। बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, गाजा में हिंसा हो रही है, ये मानवता का अंत है। कितना कितना पागल हो गए एक फिल्म को लेकर, और क्या क्या किया जा रहा है इनके द्वारा इस प्रोपेगेंडा फिल्म को डिफेंड करने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे, मासेज में जाकर, झुंड में जाकर ये कमेंट कर रहे हैं। रेडिट पे पोस्ट की जा रही है कि इस वीडियो को मास डिसलाइक करो, और फिर ट्विटर पे जितने भी ये बीजेपी एफिलिएटेड अकाउंट्स हैं सारे के सारे पोस्ट कर रहे हैं कि ये देखो कितने डिसलाइक्स आ गए इस वीडियो पे, ये देखो कितने नेगेटिव कमेंट्स आ गए इस वीडियो पे। ये एक प्राइम एग्जांपल है दिखाने के लिए कि ये आईटी सेल्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करते हैं। खुद को डिसलाइक मिलने लगी तो भाई आईटी सेल की बात, और जब बीजेपी को डिसलाइक मिलने लगी तो भाई जनता की आवाज। मतलब यार इतना कोई बायस कैसे हो सकता है। देखो भारत के लोग ज्ञान देने में माहिर होते हैं। क्या मतलब दिवाली पर ज्ञान दे नहीं सकते? साल का एक ही दिन होता है जहाँ हर हिंदू पटाखे फोड़ता है। इससे भी इन बुद्धिजीवियों को दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि कुत्ता बिल्ली इनको डर लगता है, और एक ही दिन में ग्लेशियर ओजोन लेयर इतना फट जाता है कि 2012 मूवी जैसा सुनने में आ जाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रिकेटर जीत जाए या फिर हैप्पी न्यू ईयर में दुनिया भर में पटाखे फोड़ी जाए, तब तो कुत्ता बिल्ली इनको ना तो डर लगता है या फिर जो पर्यावरण होता है उसका रक्षण भी हो जाता है। दूसरी तरफ एसी कारें में बैठेंगे, चिकन मटन तोड़ेंगे, इट्स माई चॉइस कह के। क्यों? क्योंकि कुत्ता बिल्ली छोड़कर बाकी सारी चीजें खाने के लिए होती है इन जर्मन कुत्तों के लॉजिक के हिसाब से। बाकी कुछ नहीं यार, तुम पटाखे फोड़ो। देखो भारत में ज्ञान देना आसान है। क्या मतलब हिंदुओं को ज्ञान देना है? दिवाली आई है और परम ज्ञान नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? देखो यार, कोई भी अच्छा वीडियो बना सकता है, कोई अच्छा खेल सकता है या फिर कोई अच्छा अभिनय कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि अंधे होकर इसको अपना आइडियल बना ले। होली हो तब भी दिक्कत, राम का नाम लो तब भी दिक्कत, रावण को जलाओ तब भी दिक्कत, दिवाली में पटाखे फोड़ो तब भी दिक्कत, और जब मेट्रो बनाने के लिए गवर्नमेंट जंगल तोड़े तब भी दिक्कत। क्यों? क्योंकि ये दिक्कत वाली जमात है और इनको ऐसा लगता है कि इनकी बातें सुननी चाहिए हर किसी व्यक्ति ने। बाकी कुछ नहीं यार, तो पटाखे फोड़ो। आपके सामने जो भी इमेज है ना, वो एक 101% ट्रूथ है भाई हमारे 99.99% लोगों का। कि जहाँ पर क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं ना, वो कभी भी सच सुनना नहीं चाहते। वो सुनना चाहते हैं भाई वो झूठ जो एकदम मीठे हो और एकदम अच्छे हो, मतलब ऐसे झूठ सुनना चाहते हैं, राइट। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, एंड यही चीज़ें एक्चुअली लोग सुनना चाहते हैं भाई, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर इंटरनेट हो या फिर कोई भी हो। मतलब यही तो मार्केट है और यही रियलिटी है, ये पिक्चर ये शो करता है। हम जो होते हैं ना, वो 95% सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं भाई कंप्लेंट्स के ऊपर जो भी हमारी लाइफ में होता है, या फिर सोसाइटी में आप कह लो जो भी आपको लोग मिलेंगे वो सिर्फ कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। वो इस बात के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते कि भाई क्या चीज़ें अच्छी चल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर जो सराउंडिंग में कोई रिलेटिव्स हो या फिर कोई आजू बाजू में कोई लोग हो, वहाँ पर क्या अच्छा चल रहा है या फिर कौन उनके लिए अच्छा कर रहा है ना। दे डजंट वांट इट, उनका उसके ऊपर फोकस नहीं है। उनका सिर्फ फोकस इस बात के ऊपर है कि भाई कंप्लेंट्स करना है, दैट्स इट। आपके सामने जो भी इमेज है ना, वो काफ़ी डीप है और बहुत सारी डीप मीनिंग को प्रेजेंट करती है। जब भी बात आती है ना स्पेशली लव की, तो फिर माँ का नाम ज़्यादा सामने आता है, राइट। लेकिन जब भी बात आती है ना भाई सेफ्टी की, फ्यूचर सेक्रीफाइस करने की, या फिर कह लो कि सबसे बचाने की, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो सिर्फ एक ही पर्सन पूरा करता है, वो होती है फादर। लेकिन क्या होता है कि वो जो फादर होता है ना, उनका सिर्फ स्ट्रिक्टनेस दिखता है, लेकिन उनके जो भी पीछे के बैकग्राउंड जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो किसको नहीं दिखते। आपके सामने जो भी इमेज है ना, वो ऐसा मीनिंग दिखाती है जिसको कभी शायद हम एड्रेस नहीं करना चाहते या फिर ना कर पाएंगे, राइट। कितना आसान होता है भाई कि हम सारी कंप्लेंट्स करते हैं। किसी को दिक्कत है भाई, हेल्थ की इशू है, किसी को फाइनेंशियल इशू है, कोई कंप्लेंट कर रहा होता है कि भाई इस देश में कोई अच्छा नहीं चल रहा है, कोई कंप्लेंट कर रहा होता है कि भाई गवर्नमेंट ही घटिया है, या फिर कोई आतंकवादी को मास्टर का बेटा कह रहा होता है, किसी को आतंकवादी में बच्चा नजर आता है या फिर एक मानव नजर में आता है। लेकिन ये जो सारे लोग जो भी बोल रहे होते हैं ना या फिर कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं ना, वो इसलिए ही कर पाते हैं क्योंकि वो जिंदा है। लेकिन उनको जिंदा रखने के लिए ना कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मरना है कि उनका जो भी क्लास है ना वही है। क्योंकि देखा जाए ना, सोसाइटी में 2 क्लास है, एक क्लास 1 एक क्लास 2। क्लास 1 के लोग जिंदा रहेंगे जब क्लास 2 के जो भी लोग रहेंगे ना, वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। और इसलिए ना आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। आपके सामने जो भी तस्वीर है ना, ये बहुत सारी रियलिटी को शो करता है। एक पिता अपने बच्चे को बड़ा करते करते, पूरा करते करते कब आधा हो जाता है, कब खत्म हो जाता है ना, उसको भी पता नहीं चलता। आपका क्या कहना है इसके बारे में? भाई ये जो लाइफ है ना, सबके लिए फेयर नहीं होती। कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है कि जिसके लिए ये जो लाइफ है ना, वो ऐसी कि एक पहाड़ चढ़ने जैसी हो, राइट। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा भी पर्सन हो ना, उसके लिए वो ही लाइफ पहाड़ उतारने जैसी। आप समझ सकते हो कि भाई उसके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ऐसा, राइट। किसी का बैकग्राउंड अच्छा होगा, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी। लेकिन कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि जिसके पास ना ये सारा चीज़ें ना हो। लेकिन यही लाइफ की रियलिटी है और इसको शायद ही कभी हम देखना चाहते हैं या फिर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो लाइफ होती है ना, ये कोई 3 घंटे की कोई मोटिवेशन सेमिनार नहीं होता भाई। आपके सामने जो 2 तस्वीरें ना, ये बहुत कुछ आपको सिखा देगी।
मतलब क्या चीजें चल रही है भाई दुनिया में और हम क्या लेकर बैठे हैं ऐसा, राइट। तो क्या होता है भाई 1945 के 6 अगस्त एंड 9 अगस्त यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में जो अमेरिका होता है वो बॉम्ब गिरा देता है, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है। और उसके बाद ना इनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है कि एकदम 4 मील 5 मील का जो भी एरिया होता है ना एकदम वाइप आउट हो जाता है। लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है उसके बाद जो भी जापानीज गवर्नमेंट होती है या फिर जापानीज लोग जो होते हैं और जो अमेरिकन गवर्नमेंट होती है ना, तो ये साथ मिलकर 1952 तक वहाँ पर अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते वापस से उसी एरिया के ऊपर जहाँ पर भी ये सारी चीजें हुई थी। और ऐसा नहीं था कि ये जो इनिशिएशन लिया था ना वो सिर्फ गवर्नमेंट ने लिया था, वहाँ के जो भी लोकल्स थे ना वो भी इसके लिए काम कर रहे थे, मतलब वो भी ये चीजों को सपोर्ट कर रहे जो भी गवर्नमेंट करना चाहती है उसके लिए। एंड 1960 तक एक देश जहाँ पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के जो भी अटैक से हो चुके, उसके बावजूद 1960 के बाद ये बहुत तरक्की करना शुरू कर देते जापान, राइट। ये वही एक ऐसा देश कि जहाँ पर गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है एंड जो सिविलियंस है ना वो भी सपोर्टिव है उसके लिए। और अगर यही चीज भारत के किसी राज्य में हो चुकी होती ना 6 अगस्त एंड 9 अगस्त यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में जो अमेरिका होता है वो बॉम्ब गिरा देता है, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है। और अगर यही चीज भारत के किसी राज्य में हो चुकी होती ना तो भाई उसको किस तरह से देखा जाता भाई, पहले तो ये देखा जाता कि भाई उन लोगों की भाषा क्या है, उन लोगों का रिलीजन क्या है या फिर उन लोगों की कास्ट क्या है। आफ्टर दैट भाई जो भी मीडिया हाउसेस होती है वो राइट लेफ्ट का गेम करना शुरू कर देते, राइट वाले लेफ्ट को ब्लेम करते, लेफ्ट वाले राइट को ब्लेम करते। और हमारी मीडिया हाउसेस गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन की डिबेट कराना शुरू कर देते हुए अपने चैनल्स के ऊपर। और हमारी अतृप्त मीडिया वो तो जो लोग जिंदा बचे हुए उनके मुंह में अपना माइक घुसा के ये पूछते कि भाई तुम जिंदा क्यों बचे, तुम बचे इसका मतलब भाई सारा जो षड्यंत्र है ना तुम्हारा है। और इनसे तो ऐसे इंटरव्यू करते कि जिससे ये पूछते कि भाई आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपका रिव्यू कैसा है। रही बात है भाई हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, ये तो यहाँ पर ये बोलने लगते कि भाई ये जो सारा चीजें हुई है ना वो किसी अमेरिका या फिर किसी और कंट्री ने नहीं किया, ये किया भाई एलियन ने। क्योंकि एलियन अच्छी तरह से टेस्ट करना चाहते थे भाई, यहाँ पर ऐसी कंस्पायरेसी थ्योरीज को जन्म देने लगती भाई ये, और साथ ही साथ इसको एलियन अटैक मान भी लेते और हमारे इतिहास में ऐसा दर्ज भी कर देते कि एलियन ने किया था। और रही बात है हमारी गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर कोई विजन रख के या फिर जो आपके जो लोग हैं ना उनको साथ मिलाकर काम करने के बजाय फ्री का इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का राशन और फ्री का समझ जाओ भाई सारा फ्री ही कर लेते। क्यों? क्योंकि इनको अगले 5 साल में वापस इलेक्शन जो जीतना है। 23 कंट्री है ना, अगर मैं इनका नाम लूँ जैसे कि यूक्रेन, रशिया, इजराइल, पैलेस्टाइन, सूडान, म्यांमार, येमेन, सीरिया, मेक्सिको, माली, इथियोपिया, हैती, कॉन्गो, सोमालिया, पाकिस्तान, लेबानन, ईरान, साउथ सूडान, नाइजीरिया, जाम्बिया, मोजाम्बिया, जाम्बिक्यू, सेगेल, फिलीपाइंस, अफगानिस्तान, ऐसे 23 कंट्रीज है जहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वॉर चल रही है। कई लोग तो ये समझते हैं कि भाई ये कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है या फिर कोई रिलीजन का वॉर चल रहा है ऐसा वैसा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा इन डेप्थ जाके देखते हो ना, जियो पॉलिटिकल भाषा में जाके देखते हो ना, जितने भी वॉर होते हैं ना वो एक ही चीज़ के लिए होती है, वो होती है भाई रिसोर्सेस के लिए। बाकी जितने भी चीज़ें होती है ना जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया या फिर रिलीजन हो गया, वो होता है भाई उस वॉर का कवर होता है। बैकेंड में ना ये मोटिव होता है कि भाई कैसे उस कंट्री के रिसोर्सेस हमें मिल जाए और हम ज़्यादा डेवलप कर पाए उस देश से आगे, मतलब ऐसा। और यही चीज़ें चल रही है भाई पूरी दुनिया में, क्योंकि कैसा है ना जिस देश के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है ना वो देश ज़्यादा डोमिनेट कर पाएगा पूरी दुनिया के ऊपर। एंड नो डाउट भाई जिसको रूल कर रहा है ना उसके पास तो वो पावर होनी चाहिए, एंड अगर वो पावर उसको चाहिए तो भाई वो तो करना ही पड़ेगा। पॉलिसी चाइना ने कभी यूज़ की थी या फिर जो गवर्नेंस चाइना ने कभी रखा था अपने 70-80 सालों में, वो गवर्नेंस अपने पास कभी नहीं था। तो 70 सालों में चाइना में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी राज करती और इसी पॉलिटिकल पार्टी ने सारे डिसीजन लिए, डेवलपमेंट से लेकर या फिर कौन उसका जो भी नागरिक है वो क्या खाएगा, कितनी बच्ची पैदा करेगा या फिर कितना काम करेगा, सारी चीज़ें आप कह लो भाई, मतलब जो भी आप चीज़ें सोच सकते हो भाई। जो भी चीज़ें चाइना ने कभी अप्लाई की थी ना 1970 के बाद, वो जो पॉलिसी अप्लाई करनी शुरू की थी अच्छा खासा डेवलप होने के लिए, वो पॉलिसी अगर भारत में किसी गवर्नमेंट ने लगाना शुरू कर दिया ना, मैं 101% कह सकता हूँ कि भारत में ना आग लग जाएगा डायरेक्टली। क्योंकि यहाँ की जो भी सिस्टम है ना वो अलग है और जो चाइना ना उसका सिस्टम ही बहुत अलग है काम करने का। और अगर गवर्नमेंट आती है और आपको ये बोलने लगती है ना कि भाई आपको 8 घंटा नहीं बल्कि 12-13 घंटे काम करना है क्योंकि हमें $400 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है भाई आगे जाकर, मैं 101% कहता हूँ कि भाई हमारे जो भी लोग होते हैं ना वो कभी इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे। चाइना ने वो किया भाई उनके गवर्नमेंट ने, लेकिन उसमें भी उन जो सिविलियंस है ना उनका कितना सेक्रीफाइस है ना ये हम कभी नहीं जान सकते। और आज के टाइम में जो रिजल्ट है ना वो उनके सामने, क्या वो चीज़ें करने के लिए हम तैयार है, मतलब मेंटली फिजिकली आप खुद कह लो। क्योंकि कुछ भी किया जाए ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एंड एक जो तानाशाही वाली कंट्री होती है ना इसमें फर्क ही होता है। हाँ वो बात अलग है भाई, आज के टाइम में कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि 11 साल से तानाशाही की सरकार चल रही है। जिस व्यक्ति ने, गांधी जी ने इस संविधान के लिए जिंदगी दी उसकी हत्या की गई।
गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी। ये देखने के बाद आपको ये कंफर्म होगा कि यार ये इलेक्शन हार तक क्यों है। 1948 में नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की और भारत ने 26 नवंबर 1949 में जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया, उसको मंजूरी दे दी। पिछले कुछ सालों में इनके ऐसे स्टेटमेंट निकल के आते हैं, हमेशा एक तो आरएसएस को ब्लेम करेंगे या फिर अगर नथुराम गोडसे इसको ब्लेम करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आफ्टर दैट सावरकर के ऊपर भी आ जाएंगे कि ये देखो ये माफीवीर है, ऐसे बोलते हुए ये चीजें चल रही है। और आफ्टर दैट ये बोलते कि हम इलेक्शन क्यों नहीं जीत पा रहे। E20 के ऊपर ये अच्छी तरह से डिबेट कर सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। और आफ्टर दैट इनके फॉलोअर्स ये पूछते कि ये इलेक्शन क्यों नहीं जीत पा रहे। आप इसको अगर करो ना करो, आज के टाइम में बीजेपी इसलिए जीत पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि अच्छा विपक्ष मौजूद नहीं है। यानी जिस मुद्दे के ऊपर इन्होंने बोलना चाहिए या झगड़ना चाहिए, ये मुद्दे इनके पास नहीं है। बाकी सारे मुद्दों के ऊपर ये बोलेंगे। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो है लॉस एंजलिस की, ना कि भारत, जहाँ एक बाइकर अपनी साइकिल लेके सड़क पर घूम रहा होता है। और यहाँ पे जो है ना अमेरिका की एक रियल तस्वीर दिखाता है, जहाँ बेघर लोग सड़क के किनारे छोटे से टेंट में रह रहे होते हैं और जगह जगह पर गंदगी भी होती है। और यहाँ अगर बाहर से कोई भारत आ जाता है तो उसको भारत की सिर्फ दो ही चीजें दिखती है, वो है गरीबी और गंदगी। क्योंकि हम भारतीयों ने अपने आप को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि जो गरीबी और गंदगी सिर्फ भारत में है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और ये सोशल मीडिया के कारण जो सारी पिक्चर है वो क्लियर हो रही है। ये जो वेस्टर्न लोग का जो सुप्रीम कॉलोनियल माइंडसेट है ना, वो अभी भी है। कॉर्पोरेट में अगर कोई लीगली स्कैम चलता है ना, वो है PIP यानी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो एक साइलेंट ले ऑफ है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पावरफुल लोग होते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको कॉस्ट कटिंग करनी होती है। 2-4 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा होता है, इसको अचानक से PIP में डाल देते हैं, क्योंकि 2-4 साल बाद इनको ये याद आता है कि इसके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है, तो चलो डाल दो PIP में। जब इनकी जरूरत होती है तब वी आर ए फैमिली होती है, और जब इनकी जरूरत खत्म हो जाती देन तू कौन और मैं कौन। जब बंदा एक अच्छे ऑफर लेके आता है तो उसको ये बोलकर चने के झाड़ पर ये चढ़ा देते हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा जो भी हमारा काम है ना वो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जरूरत होती है ना उस टाइम। कॉर्पोरेट में आप किसी के फेवर में हो, हाई प्रोबेबिलिटी जो भी आपकी सैलरी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और आपका जो भी काम है वो कम हो जाएगा, जो कोई और कर लेगा। आप ऐसे कंफर्ट जोन में चले जाओगे क्योंकि आप किसी के फेवर में हो। जब वो बॉस यहाँ से निकल जाएगा तो आपके पास पोटेंशियल होने के बावजूद भी आप ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे अपने लाइफ में, क्योंकि आपको आदत ही कुछ ऐसे लगी कि कोई आपका गॉडफादर होना चाहिए, जिस कारण आपके पास जो भी कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल नहीं रहेगा। कॉर्पोरेट में लीगल और व्हाइट कॉलर वाला एक्सटॉर्शन चलता है, सब जानते हैं, लेकिन कोई भी इसका पार्ट बनना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सहन करते हैं क्योंकि जॉब का सवाल होता है। आपका और कंपनी का रिलेशनशिप इतना ही होता है, भाई काम करो और पैसे लेके जाओ, दैट्स इट। लेकिन जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे मोटे मालिक होते हैं। बर्थडे, टीम लंच या फिर किसी को फेयरवेल देना है तो भाई करो कॉन्ट्री। बर्थडे है तो 200-300 रुपए की कॉन्ट्री हो जाती है, टीम लंच की 1200-1300 रुपए की कॉन्ट्री हो जाती है, और फेयरवेल की बात हो जाए तो 500 के नीचे बात ही नहीं होती। हर महीने 2-3 लोग के बर्थडे होते हैं, हर 2-3 महीने में टीम लंच के लिए जाना होता है, हर महीने किसी ना किसी का फेयरवेल होता है। इस हिसाब से हर महीने 500 से 1500 रुपए सिर्फ कॉन्ट्री के लिए लग जाते हैं। महीना 10 लाख कोई कमा रहा होगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर कोई 10-20-30 हजार रुपए कमा रहा होगा तो यही कॉन्ट्री उसके सैलरी के 10 से 15% आती है। क्योंकि सेविंग करने के लिए भले ही तुम अपने घर वालों को 10 रुपए का बाहर का खाना ना खिलाओ, लेकिन कॉन्ट्री जरूर करनी है, अदरवाइज तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा। भले ही तुम आइंस्टाइन भी क्यों ना हो, बट अगर तुम कॉन्ट्री नहीं करोगे तो ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें दूसरा जॉब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम एंटी सोशल हो। यूक्रेन में इतना पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी पर्यावरणवादी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। पहले जमाने के युद्ध में तलवार इस्तेमाल की जाती थी, बाद में बंदूकें आई, बाद में तोहफे आ गई, लेकिन अब मॉडर्न वॉरफेयर के जमाने में ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है। नॉर्मल या फिर ड्रोन रेडियो सिग्नल से उड़ते हैं, लेकिन एंटी ड्रोन गन से इसको जाम किया जा सकता है। इस कारण अभी ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल होने लगा है, जिस कारण ऑप्टिक फाइबर वायर को डायरेक्टली ड्रोन से कनेक्ट करके उड़ाया जाता है और ड्रोन को जाम करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। 50 से 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, HD इमेज और 0 लैग मिलता है। रशिया और यूक्रेन के वॉर में इसको इतना इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण बैटलफील्ड में ऑप्टिक फाइबर का वेब बन चुका है। और ये इतना खतरनाक है कि अगर चलते चलते कोई इसके कांटेक्ट में आता है तो उसके हाथ पांव भी कट सकते हैं। यहाँ पर इतना पोल्यूशन हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई भी हमारा पर्यावरणवादी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। जाके उसको टैग करो पहले, क्या पता यूक्रेन रशिया की वॉर खत्म हो जाए। वर्ल्ड 2 में सबसे ज्यादा अगर कोई विलन बताया जाता है वो है एडॉल्फ हिटलर। लेकिन अगर देखा जाए जो विलन एंड जो हीरो होता है ना, वो कभी भी जो इतिहास लिखने वाला आता है वो डिसाइड करता है, और जो इतिहास वही लिखता है जो जीत जाता है। 1932 में सोवियत यूनियन ने एक ऐसी पॉलिसी लाई थी, एंड उस पॉलिसी को ये कहते हैं कल्टिवेशन। अब कल्टिवेशन में होता ये है कि जो भी किसान है उसकी जो भी प्राइवेट लैंड है या फिर उसकी जो भी खेती है उसको गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी, और वही जो किसान है वो उसी खेती में काम करेगा एज अ पार्ट ऑफ मजदूर गवर्नमेंट के अंडर, और जो भी गवर्नमेंट बोलेंगे उसी की उसको खेती करनी है। और ये पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की थी यूक्रेन में। तो वहाँ के जो भी किसान थे उन्होंने इस पॉलिसी का विरोध करना शुरू कर दिया। ये विरोध करना किसी को इतना बुरा लग गया जिसका नाम था स्टालिन। तो उसने क्या किया कि जो यूक्रेन है इसमें अचानक से डिमांड बढ़ा दी अनाज। तो यहाँ पर ये क्या करते थे, इनके जो भी ऑफिसर होते थे ये इन गाँव में जाते थे, तो वहाँ पर
वो भी अनाज वगैरह ना सब कुछ लूट लेते थे। कंडीशन इतनी बदतर हो गई थी कि वहाँ के जो भी किसान थे उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। अपने जो भी पेट्स वगैरह थे उनको मार के खा रहे थे, मिट्टी तक खाने के लिए मजबूर हो गए। इनके जो भी बच्चे थे इनको ये छोड़ रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ की इतनी भूखमरी बढ़ गई थी। और ये भूखमरी इतनी बढ़ गई थी कि आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 30 से 70 लाख लोग इसमें मारे गए। और इस इंसिडेंट को कहा जाता है होलोडोमर इंसिडेंट। और ये जो सारी चीजें इसलिए हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ कि किसी ने स्टालिन का विरोध किया था। तो एक्चुअली देखा जाए तो विलन कौन है? सिर्फ एक विलन है या फिर मल्टीपल विलन है? यानी जो दुनिया के लिए हीरो है लेकिन फिर भी विलन है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई ऐसी चीज होना जो बहुत ही खतरनाक है एंड दैट कॉल्ड मिस इन्फॉर्मेशन। तो क्या होता है भाई, वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है और 1943 में जो अलाइज होती है ना, उनको इटली का सिसिली नाम का एरिया है और वहां पर उनको इन्वेजन करना होता है अगेंस्ट द नाजी जर्मनी। लेकिन वो जो जर्मनी होता है उसकी सिसिली के ऊपर अच्छी तरह से पोजीशन होती है और इस कारण जो अलाइज होती है ना वो उसको इन्वेट नहीं कर पा रही होती। लेकिन जो अलाइज होती है वो चाहती कि इसके ऊपर बहुत हेवी फायरिंग की जाए, हेवी इन्वेजन किया जाए। और ये करना तब तक पॉसिबल नहीं जब तक जर्मनी वीक ना हो जाए। तो ये क्या करते हैं, इसके लिए कैसा प्लान सेट करते हैं कि विलियम नाम का एक बेघर होता है जो मर चुका होता है, उसको ब्रिटिश ऑफिसर बना देते हैं, मेजर रैंक का यूनिफॉर्म पहना देते हैं जिसका नाम होता है मेजर विलियम मार्टिन। और उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर ऐसे कोडेड मैसेज भेजे जाते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि जो भी अलाइज है ये ग्रीस एंड सार्डिनिया के ऊपर बहुत हेवी फायरिंग करने वाली है। इनका जो भी प्राइमरी अटैक लोकेशन यही है, ना कि इटली की सिसिली। तो सबमरीन के थ्रू इस बॉडी को स्पेन के समुद्र में छोड़ा जाता है और ये जो बॉडी होती है नाजी जर्मनी को मिल जाती है। और सरप्राइजिंगली नाजी जर्मनी इस मैसेज को डिकोड कर देती है एंड वही करती है जो अलाइज चाहती थी। और इसके बाद ये सुनने को आता है कि ये जो प्लान होता है अलाइज का वो सक्सेसफुल हो जाता है और ये जो अलाइज होती है सक्सेसफुली सिसिली के ऊपर हेवी अटैक कर देती है और हेवी इन्वेजन कर देती है। दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसकी ही हमेशा पूजा होती है एंड दैट इज अ पावर। अगर किसी पर्सन के पास पावर नहीं होगी तो गली का कुत्ता भी उसे नहीं पूछेगा। तो होता ये 1991 में सोवियत यूनियन 14 हिस्सों में टूट जाता है और उसमें से एक बड़ा देश बाहर निकल के आता है। उस देश का नाम होता है वो यूक्रेन। लेकिन 1991 में जो रशिया था वो इतना पावरफुल नहीं था, वो बहुत ही कमजोर था क्योंकि अभी भी टूटा था और उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थी। लेकिन आप इस बात को यकीन नहीं करोगे, 1991 में यूक्रेन के पास लगभग 1900 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद थे और 176 ICBM मिसाइल्स मौजूद थी। लेकिन 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम के कारण इनके पास जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद होते ये सारे इनको रिटर्न करने पड़ते रशिया को अंडर द गाइडेंस ऑफ अमेरिका। और वो जो अमेरिका होता है ये भी इनकी गारंटी लेता है कि यार आपके ऊपर कभी अटैक नहीं होगा, ये यूक्रेन को कहता है। बट सरप्राइजिंगली कुछ सालों के बाद 2014 में यूक्रेन का जो क्रीमिया होता है वो रशिया ले लेता है और 2021 में जो रशिया होता है वो डायरेक्टली इन्वेड करता है यूक्रेन के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था इसके कारण। बट आज के टाइम में यूक्रेन की हालत ये हो चुकी है कि इनके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि दुनिया में इनको कोई ज्यादा अच्छे तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। सारे अपने अपने बेनिफिट्स पूरे कर रहे हैं वेपन सप्लाई करके। अगर उस टाइम ये न्यूक्लियर हाइस्ट कर लेते, अगर इनके पास कोई न्यूक्लियर वॉरहेड आज के टाइम में मौजूद होता, इनकी जो भी हालत आज के टाइम में हुई ना ये नहीं होती। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती और यूक्रेन की जगह अगर इजराइल होता तो बात कुछ अलग होती। लाइफ इतनी शॉर्ट है ना जितना आप सोच नहीं सकते। 22 साल का रोहन जो IIT से होता है और जिसकी अभी जॉब लगी होती है, नई जॉब है, नए दोस्त बन जाते हैं और अपनी जो भी लाइफ होते है ना उसको एकदम एंजॉय कर रहा होता है। रोज सुबह उठना, जॉब को चले जाना, वापस रूम पे आना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इस भाई का ऐसा रूटीन होता है। हर रोज की तरह ऑफिस जाता है और ऑफिस खत्म होने के बाद अपने रूम पे आ जाता है। लेकिन सडनली अचानक से वो नीचे गिर जाता है। जब उसको उसके जो भी दोस्त थे वो हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं, यानी 1 सेकंड में सब कुछ खत्म। तो यहाँ पर वो जो लोग नहीं होते जो हमेशा कहते कि उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम है, तो उनको ना सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी लाइफ है ना वो काफी शॉर्ट है। कब क्या हो जाएगा ना कुछ पता नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर आपने एक चीज बहुत सुनी होगी कि जो स्किल्स होते हैं बहुत मैटर करते हैं फॉर द जॉब। लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए ना, अगर कोई टायर 1 टायर 2 कॉलेज से जो बिलोंग करता है ना उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर कोई भी मिनिमम वेज उसको चाहिए फॉर द स्टार्टिंग। जो कोई टायर 3 टायर 4 कॉलेज से बिलोंग करता है एंड वो जब जाता है जॉब मार्केट में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ये होती है कि उनको एंट्री नहीं मिल पाती जॉब मार्केट में। अब जब तक वो जॉब मार्केट में एंट्री नहीं करेगा तब तक उसके पास स्किल कैसे आएगा। अब ये जो स्किल वाली बात होती है ना, सारी जो भी चीजें होती है ना कॉलेज में सिखाना लगभग इम्पॉसिबल। अब ये इम्पॉसिबल इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि उस सर की फैकल्टी नहीं है, जो स्टाफ है ये इसलिए अवेलेबल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक ऐसा पर्सन हो जिसके पास अच्छा स्किल हो और किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा, तो वो जो कॉर्पोरेट है छोड़कर वो कभी स्कूल एंड कॉलेज में आने वाला नहीं है टीचिंग करने के लिए। अगर वो नहीं आएगा जिसके पास ऑलरेडी स्किल है तो फिर वो जो स्किल ट्रांसफर होता है वो कैसे होगा। भाई जॉब मार्केट में ऐसा होता है कि जब तक आप लो एंड से स्टार्ट नहीं करते हो ना तो आपको हाई एंड की सैलरी मिलती नहीं है। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि जब तक आपके पास कोई रेफरेंस ही नहीं होता तब तक आपको एंट्री मिलती नहीं, वो वैकेंसी अवेलेबल ही नहीं होती। ये रियलिटी वे मार्केट, क्योंकि जॉब मार्केट की कुछ कंडीशन ऐसी है कि भाई अगर आपके पास हाई एंड एजुकेशन भी क्यों ना फिर भी आपको लो वेज पर काम करने के लिए मजबूर कर दे। ये भाई जॉब की रियलिटी। और ये जो चीज है स्पेशली स्किल वाली, उसको देखकर हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो सेल करते हैं भाई उनकी कोर्सेज कि आप एक्सेल सीख लो या फिर आप कम्युनिकेशन सीख लो, आपको जॉब मिल जाएगी। इन रियलिटी अगर देखा जाए तो ये चीजें नहीं है। मैं एक ऐसी न्यूज
पढ़ रहा था और जिसने मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस को खड़ा किया, भाई क्या चल रहा है और हम क्या चीज सीख रहे हैं एक्चुअली एट द एंड देखा जाए तो। एक IIT का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रोहित, जो 22 साल का है, बीटेक का स्टूडेंट, मतलब फाइनल ईयर का। अपने जो भी हॉस्टल होता है उसका 10 फ्लोर में जाके वहां से छलांग लगा देता है, मतलब सुसाइड कर लेता है। लेकिन वो जो उसकी प्लेसमेंट थी ना, उसके रिलेटेड थोड़ा सा एकदम इनसिक्योर था कि इसी कारण उसने ऐसा कदम उठाया, मतलब ये जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें ये निकल गया। देखा जाए तो हम 5 साल से लेकर 25 साल में हम क्या चीज सीखते हैं 20 साल में, कि भाई हमें पैसे कैसे कमाने या फिर हमें सक्सेसफुल कैसे होना। लेकिन एक जो चीज है ना, वो कभी भी स्कूल एंड कॉलेज में उसकी ना तो बात होती है ना तो कभी सिखाई जाती, एंड दैट इज कि भाई जब लाइफ में फेलियर्स आएंगे तो उसके साथ डील कैसे कर, वो नॉलेज नहीं दिया जाता। क्योंकि ये जो नॉलेज है अबाउट द लाइफ, ये मिलती भाई स्पिरिचुअलिटी से। अब जब बात आती है जब स्पिरिचुअलिटी की, फिर इसको ये देखा जाता है कि देखो यार ये तो फिर बहुत कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस। देखा जाए तो यही तो इम्पोर्टेंट है यार, पहले स्टार्टिंग में हम जिसके लिए कर रहे वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर वो चीज हमारे पास नहीं होती तो उसके साथ डील कैसे करना है, उसके लिए भी तो कोई नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज का ही नाम है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन इसको इतना सीरियसली लिया नहीं जाता जस्ट बिकॉज ऑफ हमें यही बताया जाता है कि ये अनसाइंटिफिक चीज है। लेकिन जब कोई साइंटिफिक चीजें सीख रहा है भाई, वो भी तो जी नहीं पा रहा है, भाई उसका सोल्यूशन क्या है? कैलकुलेशन से तो हम समझ नहीं सकते लाइफ, ये तो रियलिटी लाइफ की। भाई भारत का जो भी एजुकेशन सिस्टम है ना, वो काफी बैड है। मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही ये बताया जाता है कि अच्छा स्किल अवेलेबल नहीं, वो स्किल सेट इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि अच्छा टीचिंग करने वाला स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है जिसके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज हो। एक ऐसा पर्सन जो मंथली 30-40 हजार रुपए कमा रहा है थ्रू द टीचिंग, वही काम जो यहाँ पर सिखाने वाला है, वो काम अगर कॉर्पोरेट में जाके करता है तो उसको उसके 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। वही काम उसको यहाँ पर 30,000 में मिलता है। वो काम क्यों करेगा? फिर कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, लेकिन एक्सपेक्ट करते है कि भाई बहुत सारा चेंज होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम। ये है भाई रियलिटी। और ये यूट्यूब पे तो इसकी डिस्कशन भी नहीं होती क्योंकि ये सारी जो भी चीजें हैं एकदम कनेक्टेड है। हम वो जो सिस्टम है या फिर हम जो सोसाइटी है ना, उससे अलग नहीं है। हम डिसाइड करते हैं कि हम सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब हर कोई प्रैक्टिकल चीजें सीखना चाहता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीजें सिखाने वाला जो भी टीचर है वो बनना नहीं चाहता। मतलब कोई 10-15 साल कॉर्पोरेट में काम करेगा, उसके बाद वो कॉलेज में आकर टीचिंग करेगा जस्ट बिकॉज जो सिस्टम है उसको बदलना है, ये कोई करना नहीं चाहता। और रही बात है वो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट डिसीजंस की, तो भाई उनका फोकस तो सिर्फ फ्री में देने के लिए यार, उससे हम ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक इंसिडेंट बताता हूँ जिसको मैंने अभी देखा था और मुझे ऐसा लगता है वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। रमेश और सुरेश होता है और दोनों ही अच्छे कॉलेज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं कि एक अच्छा कोर्स कर लेते हैं जिसके कारण उनको प्लेसमेंट ऑफर होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है जिसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। जो रमेश होता है वो क्या करता है कि वो ये कहता है कि उसको ना प्राइवेट नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सरकारी नौकरी करेगा, वो रेलवे भर्ती की तैयारी करेगा, तो उसके लिए चला जाता है। और उसके पास ऑफर आती है एक्चुअली जॉब करने की जिसकी सैलरी होती है 3 LP। लेकिन जो सुरेश होता है ना, वो क्या करता है, वो 3 LP का जो भी जॉब होता है ना, जो ऑफर होती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो जॉब के लिए चला जाता है। अभी 2 साल बीत चुके हैं। वो जो सुरेश है उसकी जो भी सैलरी है वो पहुंच चुकी है लगभग 7 लाख के आसपास। अब वो जो रमेश है उसके पास अभी भी कोई जॉब नहीं है, अभी भी वो रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहा है। अभी जब आगे जाके उसके पास कोई जॉब नहीं होगी, आफ्टर दैट यही बंदा ये बोलेगा कि देखो भारत में जॉब अवेलेबल नहीं, जबकि उसके पास खुद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी जिसके कारण वो फाइनेंशियली डेवलप हो जाए। रमेश ने ऑफर इसलिए रिजेक्ट की क्योंकि ऑफरिंग जो सैलरी थी वो बहुत ही कम थी। उसका ऐसा कहना था, उसको ये चाहिए था मुझे 50-60 हजार की नौकरी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट नौकरी। 2 साल बीत चुके और जब भी वो कॉर्पोरेट में चला जाएगा तो उसे फिर से उसी सैलरी के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा जो 2 साल पहले उसने छोड़ी थी, क्योंकि 2 साल उसका गैप पकड़ा जाएगा और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो गैप है वो क्यों। जब वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, आप पर जॉब लगने के चांसेस ज्यादा है और किसमें कितना टाइम देना चाहिए, वो जो कैलकुलेशन होता है ना, वो हमारे बहुत सारे यूथ के पास बिल्कुल नहीं है। भारत के लोग जो है ना काफी दोगले हैं। सरकार विकास ना करे तो चिल्लाते हैं और जब सरकार करने लगे तो उनको रोकते हैं। 99% लोगों को ना ये जो कहानी है वो पता नहीं होगी। 1988 में रशिया के साथ 2 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की डील हुई थी जिसे 2007 में पूरा होना था और ये कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का पहला स्टेप था जहाँ पर 6000 मेगावाट की ऊर्जा बनने वाली थी जिससे देश का ही फायदा होना था। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना धीमा हो गया कि इसे 1998 में वापस शुरू करना पड़ा। लेकिन इसका जो भी कंस्ट्रक्शन है ये 5 साल बाद 2002 में स्टार्ट हुआ, 2007 में पूरा होना था, 2011 आ गया, लेकिन फिर भी ये जो प्रोजेक्ट था वो पूरा नहीं हुआ। उल्टा कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए। इवन मनमोहन सिंह इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इसके पीछे ना विदेशी ताकत का हाथ है। 2013 में इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंटरेस्ट बता के शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। इतने डिले में गवर्नमेंट की गलती दिख सकती है, लेकिन जो भी कहानी है वो अधूरी है। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट जब अनाउंस किया गया था तो जो पर्यावरणवादी लोग है इन्होंने इसका अपोज करना शुरू कर दिया था और लगातार प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जिसमें से ये जो 3 NGOs है ना वो शामिल थे। और साथ ही साथ कुंदनकुलम के लोकल लोगों को ये कह के इन्होंने शामिल कर दिया प्रोटेस्ट में कि इस प्रोजेक्ट के कारण आपको और पर्यावरण को काफी सारा नुकसान होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 13,171 करोड़ होने वाली थी, लेकिन लगातार होने वाले प्रोटेस्ट के कारण इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बन जाती है 22,462 करोड़। इन वेले एक्टिविस्टों के कारण 10,000 करोड़ ज्यादा लग जाते हैं भाई इस प्रोजेक्ट में, जो टैक्स पेयर का पैसा था।
अकेले इस महिला ने 6 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा दिए बिना डफली वाला प्रोटेस्ट करके। इस महिला का नाम है मथाई वंगारी, जिनका जन्म 1940 में केन्या में हुआ था। अपनी डिग्री पूरी करने के लिए 1960 में ये अमेरिका चली गई, जहाँ उनके मन में नेचर के प्रति काफी सारा प्रेम जागृत हुआ। अपनी पढ़ाई खत्म करके जब ये केन्या वापस आ गई, तब यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर पेड़ बहुत सारे कट रहे और जिसके कारण जो इकोसिस्टम है उसको काफी सारा डैमेज हो रहा है। तो इनके माइंड में एक आइडिया आया कि यहाँ की जो भी औरतें है ना, जो फाइनेंशियली काफी सारी वीक है, तो जिनको अगर पेड़ के बदले पैसे दिए जाए तो ये औरतें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएगी, जिससे पेड़ भी लगेंगे और यहाँ की जो भी गरीब औरतें इनको एम्पावर किया जाएगा। 30 साल हर गाँव जाकर इन्होंने इस ग्रीन बेल्ट मूवमेंट को शुरू किया, जिससे इनके एनजीओ को ग्लोबली काफी सारा फाइनेंशियल एड मिलना शुरू हो गया। लेकिन केन्या की जो सरकार थी ना, इनको ये जो बात थी पसंद नहीं आ गई, तो इन्होंने इनको जान से मारने की और जेल में डालने की कोशिश की। लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने जो काम है ना उसके ऊपर फोकस किया। 2004 में इनके जो भी काम है उसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया गया, जहाँ उन्हें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया। डफली बजाने से अच्छा जमीनी काम के ऊपर फोकस किया, जो वुमन एम्पावरमेंट का और एक्टिविज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये जो फेमिनिस्ट औरतें है ना, ये आने वाली हजारों पीढ़ियों को खत्म करने वाली है, क्योंकि इनकी बातें और इनकी एडवाइस कुछ ऐसी होती है। ऑलरेडी भारत का जो भी फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 है और जो डिक्लाइन हो रहा है और 2050 में ये 1.29 के आसपास जाने वाला है, जो किसी भी देश के लिए अच्छा साइन नहीं है। ये उपासना कुनेडेला जो बिजनेस वुमन है, अपोलो हॉस्पिटल के सीएफओ की ग्रैंड डॉटर है और रामचरण की वाइफ भी है, जो आईआईटी हैदराबाद में जाते हैं और वहाँ पर लेक्चर देना शुरू कर दी। वहाँ ये यंग गर्ल्स को ये एडवाइस कर रही होती है कि 30 साल की उम्र तक शादी नहीं करना चाहिए और सिर्फ करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, और जो भी बीज होते हैं उसको स्टोर करना चाहिए फर्दर फ्यूचर के लिए। अब ये जो स्टोर करना होता है वो तो फ्री में होगा नहीं, पर साल आपको लाखों रुपए फीस देनी पड़ेगी आईवीएफ क्लिनिक को और हॉस्पिटल को, जो आज के टाइम में सिर्फ एक धंधा बन चुका है। 30 साल की उम्र के बाद लड़का लड़की जब शादी करेगी तो बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम तो जरूर होगी, जिस कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लाखों रुपए खर्च होंगे, और जो भी हमारी बहन है ना उनको जो भी दर्द होगा वो अलग। इन फेमिनिस्टों के लिए कोई औरत एक हाउसवाइफ है, बच्चे पाल रही है, संस्कार दे रही है, घर संभाल रही है, वो रिग्रेसिव है, वो कंजर्वेटिव है और जिसकी कोई पहचान नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट तभी होगा जब वो शराब पिएगी, शादी नहीं करेगी, बच्चे पैदा नहीं करेगी, हिप्पी जीवन जाएगी। ऑलरेडी जो भी हमारी जनरेशन है ना, वो जॉब और मैरिज को लेकर काफी प्रॉब्लम में है और काफी डिप्रेशन में भी है, और ऊपर से ये फेमिनिस्ट लोग उनकी एडवाइस आपको सिर्फ बर्बाद करने वाली है और कुछ नहीं। और जो भी लाइफ का डिसीजन होता है ना वो खुद से लेना चाहिए और किसी से नहीं। कभी आपने एक चीज नोटिस किया है कि ये जो माइथोलॉजी टर्म है ना, स्पेशली ये कभी भी यूज किया जाता है फॉर द सनातन। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2000 साल पहले एक धर्म का जन्म हुआ, ये नहीं कहा जाएगा कि वो माइथोलॉजी, और उनके रिलेटेड जितनी भी कोई स्टोरीज वगैरह होती है ना, ये नहीं कहा जाएगा कि ये स्टोरीज माइथोलॉजी, उनको इतिहास ही बताया जाएगा। लेकिन अगर बात आती है स्पेशली अगर भगवान श्री राम की या फिर भगवान कृष्ण की, तब चीज आ जाएगी वे माइथोलॉजी। मतलब हिंदुइज्म में जो रामायण महाभारत है एकदम माइथोलॉजी। और ये बोलने वाले पता है कौन है? ये हमारे भाई सो कॉल्ड पॉडकास्टर्स एंड सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। मतलब जब बात ना अदर रिलीजन की होगी ना, तब भाई इनको साइंस नहीं याद आएगा, लेकिन जब हिंदुइज्म की बात आएगी ना, तब भाई इनको साइंस तो इतने ऐसे याद आ जाते हैं डायरेक्टली कि बस पता। ये चीज मैंने स्पेशली बहुत नोटिस किया है कि जो भी हमारे साधु संत होते हैं ना, इनके बारे में बहुत ज्यादा की जाती है कि यार देखो ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये तो जस्ट कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, एकदम अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हैं। ये चीज कभी अदर रिलीजन जो होता है ना उनके बारे में नहीं बोली जाएगी। मतलब भाई समझ में नहीं आता कि इसको हम क्या कहें, मतलब हिपोक्रेट्स कहे या फिर इमेच्योरिटी कहे या फिर क्या कहे। जो भी भारतीय लोग होते हैं ना काफी ड्यूल होते हैं। लोग हेलमेट सीट बेल्ट इसलिए पहनना नहीं चाहते, अगर इन केस एक्सीडेंट होता है तो उससे बच जाए, इसलिए पहनना नहीं चाहते। वो इसलिए पहनना चाहते हैं कि भाई कोई पुलिस वाले इनको फाइन ना मार दे।